Hello everyone, my name is Ranjana Narayan Bhavari, roll number is 2, topic name is carbon 13 NMR. कार्बन 13 NMR मीन्स कार्बन 13 ये कार्बन का आइसोटोप होता है और NMR मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर फर्स्ट इज अ न्यूक्लियस पे चार्ज होना चाहिए और उसका स्पिन नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो कोई भी कंपाउंड का हम जब NMR निकालते हैं तो वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मीन्स उसका स्पिन नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो एक्टिव में कोई भी एटम का डिविजिबल बाय 4, एग्जाम्पल कार्बन 13। और सेकेंड पार्ट इज़ अ नॉन एक्टिव मीन्स उसका स्पिन नंबर ज़ीरो होता है। कोई भी एटम के मास नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 होता है, उसको नॉन एक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल कार्बन 12 कार्बन और 16 oxygen. So active nuclei is also divided into two types, non-quadrupolar और quadrupolar. Non-quadrupolar में उसका स्पिन नंबर हाफ होता है, उसके सिग्नल ये शार्प होते हैं। एग्जाम्पल कार्बन 13 NMR। और नॉन क्वाड्रुपोलर उसका स्पिन नंबर ग्रेटर देन हाफ होता है, उसका सिग्नल ब्रॉड होता है। एग्जाम्पल ड्यूटेरियम। इन नॉन क्वाड्रुपोलर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप, कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियर और डाइल्यूट न्यूक्लियर। तो कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियर इज कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियर नेचुरली अबंडेंस ज़्यादा होता है 100%। एग्जाम्पल 19F and second part is a dilute nuclei. So dilute nuclei में नेचुरल डाइल्यूट न्यूक्लियर में एग्जाम्पल कार्बन 13 होता है, तो उसका नेचुरली अबंडेंस 1.1% होता है। तो ज़्यादा तो यही डाइल्यूट न्यूक्लियर का स्टडी किया जाता है। डिफरेंस सेकेंड पार्ट, difference between proton NMR and carbon 13 NMR. Proton NMR, it is in which study of a spin changes of a proton nuclei, and carbon 13 में study of spin changes of a carbon nuclei. प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट रेंज इज 0.14 ppm होती है और कार्बन की केमिकल शिफ्ट रेंज इज 0.240 ppm होती है। प्रोटॉन एनएमआर में कंटिन्यू वेव मेथड इज यूज्ड एंड कार्बन 13 एनएमआर में फोरियर ट्रांसफर टेक्निक इज यूज्ड। इन प्रोटॉन एनएमआर स्लो प्रोसेस रेशो फ्रीक्वेंसी इज 16 MHz एंड कार्बन 13 में फास्ट प्रोसेस रेशो फ्रीक्वेंसी 15 MHz होती है। कार्बन 13 NMR में कार्बन 12 is the most abundant isotope of the carbon, but it has no spin, hence it is inactive. कार्बन 12 ये कार्बन का आइसोटोप होता है, बट उस नेचुरली अबंडेंस ज़्यादा होता है, बट वो नॉन एक्टिव होने के होता है, इसलिए वो उसका NMR पिक नहीं दिखाते। Second point is a carbon 13 has a magnetic speed but 1% of the carbon in the sample. Third is the gyromagnetic ratio. तो gyromagnetic ratio प्रोटॉन का ज़्यादा होता है कार्बन 13 से। Fourth point is the carbon 13 is directly about the carbon skeleton, not just the proton attached it. 5 point is the number of signal tells how many different carbon or set of a non-equivalent carbon. Next is the splitting of the signal tells how many hydrogen are attached to each carbon. Then chemical shift tell us the hybridization of each carbon. Chemical shift is defined by the frequency of the resonance expressed with the reference
to a standard compound which is defined to be at 0 ppm. मीन्स कोई भी हम सिग्नल निकालते तो वो 1 ppm पे आता है या अनदर 2-4, वो कौन से ppm पे आता है वो फाइंड आउट करने के लिए केमिकल शिफ्ट निकालते हैं। तो केमिकल शिफ्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला दिया है डेल्टा सी इज इक्वल्स टू -2.5 बेस वैल्यू होती है प्लस 9.1 डेल्टा प्लस 9.4 बीटा माइनस 2.5 गैमा प्लस 0.3 डेल्टा प्लस 0.1 मोलर एब्जॉर्बिविटी और समेशन पीपीएम। सो अल्फा बीटा गैमा डेल्टा और मोलर absorptivity are the number of carbon atom in the alpha beta gamma delta and molar absorptivity position relative to carbon atom being observed. So ये नीचे दिए गए हैं कार्बन अल्फा बीटा कहाँ कैसे लिखते हैं उसमें। नेक्स्ट उसका एग्जांपल दिया है, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो उसमें सपोज ये एग्जांपल है तो फर्स्ट मीथेन के अकॉर्डिंग में नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, उसके बाजू वाला बीटा होता है और वो 2 गैमा और नेक्स्ट इज डेल्टा होता है। तो उसमें वैल्यू ऐड करके सब में वैसे ही वैल्यू निकालते हैं और उसका केमिकल शिफ्ट निकालते हैं। स्पिन स्प्लिटिंग, इसमें हम जब सिग्नल निकालते तब वो सिग्नल कैसा स्प्लिट किया जाता है वो और मल्टीप्लिट किया जाता है, तो वो स्पिन स्प्लिटिंग में दिखाई जाता है। तो उसका in the compound proton magnetic resonance spectroscopy atom through a process termed spin splitting, each set of the equivalent hydrogen on a given carbon is split into an n+1 multiplied by adjacent hydrogen atom that are non-equivalent to the hydrogen of the given carbon. Example CH3 CH2 Cl, इधर 2 सिग्नल दिए हैं, CH3 एक सिग्नल और CH2 2 और एक सिग्नल, ऐसे 2 सिग्नल दिए हैं। ये स्प्लिटिंग 2ni+1, n मीन्स नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन और I मीन्स स्पिन नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो ये एग्जांपल दिया है, उसमें फॉर्मूला ऐड करते हैं 2ni+1। तो CH2 का स्प्लिटिंग निकालने के लिए फॉर्मूले में 2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, CH2 के बाजू में कितने प्रोटॉन है 3 और इंटू I मीन्स स्पिन 1, स्पिन हमेशा 1/2 ही रहती है, तो +1, तो उसका आंसर होता है 4। मीन्स CH2 के बाजू में क्वाड्रेट 4 आता है और वैसे ही CH3 के कैलकुलेट किया है तो उसका आंसर 3 आता है। तो CH2 के बाजू वाले सिग्नल पे क्वाड्रेट आता है और CH3 के बाजू वाले कार्बन के नंबर ऑफ सिग्नल ट्रिपलेट आता है। नेक्स्ट इज अ ब्रॉन्ड बैंड हाइड्रोजन डिकपलिंग, मीन्स जब कार्बन 13 में कपलिंग करते हैं तो कोई सिग्नल कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो अच्छे से दिखाई नहीं देते, तो वो दिखाने के लिए
अच्छे से दिखाने के लिए ब्रॉड बैंड हाइड्रोजन डिकपलिंग यूज़ किए जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन डिकपलिंग इज रिमूव बाय द टेक्निक कॉल्ड ब्रॉड बैंड डिकपलिंग. The sample is simultaneously irradiated with a band of radio frequency radiation that excited all of hydrogen. This causes each of the hydrogen to flip rapidly between it is a two spin states in a magnetic field of the 5750 G. Carbon 13 resonate at 62.8 MHz while hydrogen at 250 MHz. In these reference frequencies cause all the hydrogen to undergoes rapid alpha beta spin flips very fast to average their local magnetic field contribution. The all over result is the absence of coupling. And next is a example of the broadband coupling. So thank you.